नमस्कार, इंडियन एनालिसिस एमपी का रण आखिरी चरण में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। 3 चरणों में मध्य प्रदेश की 21 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। अब शेष बची हुई 8 लोकसभा सीटों पर अंतिम चरण में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। ये सभी सीटें मालवा निमाड़ क्षेत्र की है। मालवा निमाड़ की इन सीटों में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा लोकसभा सीट शामिल है। 2019 के परिणामों को देखें तो सभी सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है। इन सीटों में अधिकांश सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है। चौथे चरण की 8 सीटों में कई सीटों पर जातिगत फैक्टर अहम है। इन सीटों में दलित और आदिवासी वोटरों की भूमिका अहम होगी। इंदौर लोकसभा सीट पर पहले ही कांग्रेस उम्मीदवार ने मैदान छोड़ भाजपा ज्वाइन कर ली। इससे इस सीट पर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। अब कांग्रेस मतदाताओं से नोटा का बटन दबाने की बात कर रही है। वैसे भी देखा जाए इंदौर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। आखिरी चरण के इस चुनाव में क्या है अहम मुद्दे, भाजपा के सभी सीटें जीतने के दावों की क्या है हकीकत, कांग्रेस किस तरह देगी इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मात, तमाम सारे ये सवाल है जिस पर आज हमारी चर्चा होगी, एनालिसिस होगा, विश्लेषण होगा कि जिस तरह से 3 चरण पूरे हो चुके हैं और अब चौथा चरण होना बाकी है और पूरी ताकत अब चौथे चरण की 8 सीटों पर झोंकी जा रही है। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई जगह पहुंचकर रोड शो किया, चुनावी सभा की, दूसरी तरफ जीतू पटवारी की बात कर ले, पीसीसी चीफ या कांग्रेस के अन्य नेताओं की बात करें, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता जिस तरह से अब मैदान में पूरे दमखम के साथ इन 8 सीटों पर लग चुके हैं, क्योंकि 21 सीटों का जो चुनाव था वो संपन्न हो चुका है। अगर बात करें इन सीटों की, अंतिम चरण की जो 8 सीटें हैं, देवास की अगर बात करें तो महेंद्र सिंह सोलंकी जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनका मुकाबला कांग्रेस के राजेंद्र मालवीय से है। उज्जैन अनिल फिरोजिया का मुकाबला कांग्रेस के महेश परमार से है। मंदसौर की बात करें तो बीजेपी के सुधीर गुप्ता का कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर से मुकाबला है। रतलाम में अनीता चौहान का मुकाबला कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से है। धार में सावित्री ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट है, मुकाबला राधेश्याम मोबेल जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इंदौर की हम बात कर लें तो इंदौर में जो पूरा घटनाक्रम है काफ़ी दिलचस्प रहा। जिस तरह से ऐन वक्त पर कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना पर्चा वापस लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, इसलिए तो जिस तरह से ये सारी चीजें हैं, खरगोन में गजेंद्र सिंह पटेल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, मुकाबला पोरलाल खड़ते से उनका है जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट है। तमाम समीकरण क्या कुछ अब रहने वाले हैं 8 सीटों पर, इसी पर हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। चर्चा शुरू करें, पहले मेहमानों के पास चलते हैं, आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो खास मेहमान अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में है प्रियंका दुबे जी, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है प्रियंका जी आपका। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। आशीष जी मैं आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आशीष जी मैं आपके पास में आऊँगा और पहला कमेंट्स चाहूँगा। अब जो आखिरी चरण है और आखिरी चरण की जो 8 सीटें हैं और ख़ास तौर पर ये मालवा निमाड़ की सीटें हैं, और मालवा निमाड़ एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कई जो लोकसभा की सीटें हैं उसमें आदिवासी फैक्टर भी है, दलित फैक्टर भी है, तमाम सारे जातिगत समीकरण भी वहाँ पर कई सीटों पर हैं। कितना अहम मानते हैं, क्योंकि 2019 में सारी सीटें 8 की 8 भारतीय जनता पार्टी के पास में रही हैं। आशीष जी। जी हाँ, ये बात सही है कि जो इलेक्शन का ये वाला जो मतदान का फेज आएगा, ये सबसे बड़ा इसमें जो चुनौती होगी कि जो भी उम्मीदवार आदिवासी वोट बैंक या आदिवासियों की सहानुभूति ले लेगा या उनका भरोसा जीत लेगा, उसको ज्यादा आसानी हो जाएगी चुनाव में। तो इसीलिए दोनों पार्टियां जो हैं अभी वहां पे ताबड़तोड़ सभाएं कर रही हैं, आदिवासियों को साधने के जतन हो रहे हैं। और आदिवासी जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में कोई नया किरदार नहीं है।
ये बहुत पुराने और बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर रहे हैं। तो इसलिए आप देख लीजिए कि ये जो सीटें हैं उसमें खरगोन है, खंडवा है, मंदसौर भी देख लीजिए आप, यहाँ पे धार, झाबुआ, रतलाम, ये सीटें पूरी तरह से आदिवासियों के विवेक पर, उनके मतों पर प्रत्याशियों की किस्मत दिखती है। तो इसलिए इस पूरे में भाजपा के पास भले ही ये सीटें पिछली बार सब रही हों, लेकिन इस बार भी कम से कम 2 सीट 3 सीट ऐसी हैं जहां पर भाजपा को काफी संघर्ष करना पड़ेगा। जैसा फिलहाल जो लगता है उसमें धार की एक सीट है, एक रतलाम झाबुआ वाली सीट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टफ चुनाव हो सकता है, इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, उस चुनाव के नतीजों में धार की सभी सीटों पे कांग्रेस जीती और सभी सीटों से कांग्रेस को जोरदार लीड थी वहां पे। तो अगर उसको लोकसभा वाइज देखा जाए तो एक बड़ी लीड धार पे बनती है। लेकिन अब ये लोकसभा चुनाव चूंकि एक अलग परिस्थितियों में होता है, एक अलग नजरिए से मतदाता का रुख सामने आता है, इसलिए जो है ये थोड़ा सा इसे एक तरफा नहीं कहा जा सकता। और भाजपा दूसरी बात यह है कि आदिवासी वोटों को अपनी तरफ करने का जो कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो पिछले 5-7 साल से जो संघर्ष चल रहा है, उसमें 2018 में आदिवासी वोट जो है भाजपा के पास से शिफ्ट होकर कांग्रेस में आए विधानसभा चुनाव। और उसके बाद जो है 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें तमाम प्रयासों के बावजूद भी कांग्रेस के पास से आदिवासी वोट जो है बीजेपी की तरफ पूरी तरह शिफ्ट नहीं हुआ, वो आधे आधे की स्थिति हो गई। तो अभी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो नंबर थोड़े बहुत ठीक आ गए, वो आदिवासी सीटों की वजह से आए। जी। तो इसलिए ये चुनाव जो है धार और ये जो आपका निमाड़ का जो इलाका है, मालवा का है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और लंबे समय भाजपा ने वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, बहुत सारी चीजें की हैं। आप देखिए वहां पे टंट्या भील को लेकर के जो है राहुल गांधी भी गए थे, बीजेपी ने वहां बड़े आयोजन किए। तो इस तरह के बहुत सारे जो राजनीतिक काम है वहां पर हुए हैं। इसलिए जो है ये सीट जो है, सारी सीटों ये मुकाबला बहुत आखिरी मुकाबला, आखिरी राउंड का मुकाबला है, तो बड़ा निर्णायक सा साबित। चलिए, बेहतर बात आशीष जी कर रहे हैं। आखिरी दौर, आखिरी चरण का ये मुकाबला है और अब पूरी ताकत इस आखिरी चरण की जो वोटिंग होना है, जो मतदान होना है, उस पर लगाई जा रही है। हमने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर की कई क्षेत्रों में उन्होंने आज जिस तरह से चुनावी सभाएं की या अन्य लोकसभा क्षेत्रों तक वो पहुंचे। हमारे साथ में प्रियंका जी हैं। प्रियंका जी, पहला कमेंट्स आपका चाहूँगा, इन 8 सीटों को लेकर कितनी मुफीद हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, और क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2019 में एक परफॉर्म किया था यहाँ पर, और वैसा ही एक परफॉर्मेंस, वैसा ही प्रदर्शन वो दोहरा पाएगी? सभी को नमस्कार। राजेश जी, अगर हम बात करें हमारे लिए ये 8 सीटें हो या मध्य प्रदेश की 29 सीटें, हर एक सीट हमारे लिए उतनी ही कीमती होती है जितनी दूसरी सीट्स होती हैं। कोई कमतर नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है। जैसे 29 कमल की माला हम लोगों ने अर्पित करने का जो संकल्प लिया है, वो हमारे कार्यकर्ता की मेहनत के ऊपर विश्वास करते हुए हमने लिया है, और कार्यकर्ता मुस्तैद होकर के आज भी मैदान में खड़ा हुआ है। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये 8 सीट भी हम 2019 की तरह ही विजय प्राप्त करेंगे। परंतु विषय है अच्छे से और बेहतर करने का। आज अगर हम बात करें तो हमारा जो मुकाबला है वो स्वयं से है कि हम अच्छे को और बेहतर करना चाहते हैं, और बेहतर से सर्वोत्तम की ओर की लड़ाई में हम चल रहे हैं। यहाँ अगर हम बात करें दूसरे खेमे की, तो जिसमें खुद में एक प्रकार की भगदड़ मची हुई हो और जो खुद ही खंड और विखंड में बट चुका हो, तो वो हमारे लिए किसी प्रकार की चुनौती नहीं रखता। चुनौती है हमारे सामने स्वयं के रिकॉर्ड को ही और अच्छे से मेंटेन करके रखने की। ये पहले भी हमने जैसे कहा कि ये 8 सीटें पहले भी हमारे खाते में रही हैं, और जिस तरीके से यहाँ कहा जाए कि अभी हमारे जो भाई साहब भी कह रहे थे, आशीष जी भाई साहब, कि आदिवासी हो या दलित हो, इन्हें अशिक्षित या हम कहें एक प्रकार से उपेक्षित
और सभी सुविधाओं से वंचित रखा ही इसलिए जाता था ताकि वो कैलकुलेशन करके सही गलत का भान ना कर सके और वो जैसे भेड़चाल चल रही है उस पर व्यक्ति चलता रहे। परंतु आज जिस तरीके से अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने कार्य किए हैं, वह उन्होंने पूरी तरह से समझे हैं। कैसे उनकी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो जानते हैं। उनकी जैसे वीरांगनाएं रही हैं या जो उनके वीर पुरुष रहे हैं, उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये बातें अगर हम सांस्कृतिक तौर पर करें, उसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते तो अनुसूचित जनजाति का पहले जो बजट हुआ करता था वो मात्र 651 करोड़ रुपए होता था। आज वो पहुंच चुका है 37,000 करोड़ रुपए का बजट, जो अनुसूचित जनजाति पे खर्च होता है, उनके उत्थान के लिए खर्च होता है, सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है। इसके बाद अनुसूचित जाति की अगर हम बात करते हैं, पहले उनका 346 मात्र करोड़ रुपए उनका बजट हुआ करता था। आप समझ सकते हैं कि 346 करोड़ में क्या उत्थान हो पाता होगा उस समुदाय का। परंतु आज उन्हीं के लिए 26,000 करोड़ से ज्यादा का बजट स्वीकृत है और सरकार उनके कार्यों में इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्कॉलरशिप्स हो या दूसरी तरीके से मोटिवेशनल स्कीम्स हो जिनसे वो लोग शिक्षा से जुड़े, स्वास्थ्य से जुड़े, या अगर हम कहें मूल धारा में जुड़ पाए, इस चीजों को ध्यान में रखते हुए आज सरकार वचनबद्ध होकर के कार्य कर रही है। और यही एक कारण है आता हूँ जिसके कारण प्रियंका आज जी, हमारा हर नेता सेकंड राउंड में आऊंगा उससे आगे के सवाल के साथ में और आपका जवाब चाहूंगा। हमारे साथ में शैलेंद्र पटेल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, मुख्य प्रवक्ता। स्वागत करूंगा शैलेंद्र जी आपका। बहुत बहुत शैलेंद्र जी, अब बात हो रही है आखिरी चरण की जो 8 लोकसभा सीटें हैं, इसमें कह सकते हैं कि कई सीटों पर जातिगत जो समीकरण है या फिर आदिवासी फैक्टर है या दलित फैक्टर है। और देखा जाए 8 सीटें जो हैं 2019 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास में है, कांग्रेस के पास में एक भी नहीं है, और इसके साथ ही कई भारतीय जनता पार्टी की गढ़ भी ये सीटें रही हैं। कांग्रेस किस तरह से तैयार है इन सीटों को लेकर, और क्या मान के चल रही है कि नहीं हमारे लिए ये सीटें मुफीद है और इन 8 सीटों में कांग्रेस कुछ सीटें जीतकर जरूर आएगी? शैलेंद्र पटेल जी। राजेश सक्सेना जी, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़े इंपॉर्टेंट विषय में आपने आज बात रखने का मौका दिया है। सबसे बड़ी बात यह कि हर चुनाव अलग अलग सिनारियों पे होता है। हम देखेंगे, पिछले चुनाव का एनालिसिस करेंगे, 14 की बात अलग थी, 19 की बात, और अब 24 का चुनाव आया है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में शुरुआत में माहौल बनाया कि हम 400 पार करने जा रहे हैं और 370 वोट का टारगेट दिया गया था पहले और दूसरे चरण की जब वोटिंग हुई, तो कहीं न कहीं वो बात धरी की धरी रह गई। लोगों का उत्साह भारतीय जनता पार्टी की और नहीं थी। और जहां आप जैसे बहुत से जर्नलिस्ट उस चीजों को शुरुआत के दौर पे कह रहे थे कि कांग्रेस फाइट में नहीं दिख रही है, वो बातें करने लग गए। कांग्रेस फाइट में, अच्छा इलेक्शन हो रहा है मध्य प्रदेश में, कहीं न कहीं बराबरी की स्थिति में आ गए। रही बात सीटों की, तो झाबुआ, रतलाम, कांतिलाल भूरिया पूर्व में भी वहां से सांसद रहे हैं और उस लोकसभा सीटों में हमारे विधायकों की संख्या बहुत अच्छी है। धार का हम देखेंगे तो 5 विधायक कांग्रेस पार्टी के वहां से जीत कर आए। ये अलग बात है कि कब कुछ समय से वहां नहीं जीते हैं। अभी मेरी बहन प्रियंका दुबे जी कह रही थी कि आदिवासी बजट हमने बढ़ाया। आप ये बताइए कि नीति आयोग में 2017 में जो रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें केंद्रीय बजट का 8% आदिवासी क्षेत्र पे खर्च होना था, क्या वो हुआ? क्या वो नहीं हुआ? इस तरह की बातें, आप चुनाव जब आ गया, प्रधानमंत्री जी के आप रोज के बयान देखें, उनकी बौखलाहट उन बयानों से दिखती है। मंगलसूत्र से शुरुआत करके बाबरी ताले तक आ गए। अब दूसरे नए नए बयान रोज उनके, अब वो कहने लगे कि अडानी अंबानी रुपया का बोरा भर भर के राहुल जी को दे रहे हैं। तो ये सब बातें आप समझ रही है कि किस जगह पे ये चुनाव लेकर जा रहे हैं। तो ये मेरा कहने का मकसद है कि जो 8 सीटों पे चुनाव हो रहा है, इंदौर में निश्चित रूप से प्रजातंत्र की हत्या हुई है, वहां पे कहीं न कहीं इस तरह की दबाव की राजनीति। 7 सीटों में कांग्रेस बहुत मुश्किल से चुनाव लड़ रही है। चाहे देवास का हम देख लें, राधा कृष्ण मालवी जी एक कांग्रेस के कद्दावर नेता था उसी, और राजेंद्र मालवी लगातार मालवी समाज में और अन्य पूरे क्षेत्र में उनकी एक्टिविटीज थी। अनुसूचित जाति पोस्ट के हमारे अध्यक्ष थे वो। हम एक एक सीट पर अपन जाएंगे तो वो हर जगह चुनाव बहुत अच्छे से हो रहा है और 4 तारीख रिजल्ट बताएंगे। मेरा या प्रियंका जी तो आज दोनों अपनी अपनी पार्टी का रोल प्ले करेंगे। वो भी कहेंगे कि 8 में से 8 जीत रहे हैं, हम कहेंगे कि 7 जगह हम जीत कर जा रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन आज जो चुनाव हो रहा है, जो गारंटियां मोदी जी ने दी थी चुनाव के पहले, चाहे हमारे विधानसभा चुनाव के पहले, 2700 रुपए कुंटल गेहूं का आज तक नहीं हुआ। मेरी बहन प्रियंका जी आज 3000 रुपए बहनों को नहीं मिल रहे हैं, वो बात नहीं बोलेंगी। 450 रुपए गैस की टंकी का कहा था, वो कहीं ना कहीं बातें अलग हो गई। तो विधानसभा चुनाव में जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए। जनता उसको लेकर कहीं ना कहीं नाराज है और इस लोकसभा चुनाव में उसके परिणाम साफ।
चलिए मैं आशीष जी के पास में आता हूं। आशीष जी, मुद्दों की जब हम बात करते हैं तो हालांकि हर अलग अलग जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे मुद्दे भी अलग अलग तरह से शिफ्ट हो रहे हैं। अगर इन हम 8 सीटों की हम बात करें, और पहले भी जिस तरह से मैंने कहा कि कई ऐसी सीटें जिसमें जातिगत फैक्टर है, कई में आदिवासी अहम अपनी भूमिका निभाएंगे, कई दलित अहम भूमिका निभाएंगे। क्या लगता है कि इन 8 सीटों पर जो मुद्दे चले, चाहे वो राष्ट्रवाद का मुद्दा रहा हो, चाहे फिर वो सनातन का मुद्दा हो, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से फिर जो चीजें आगे बढ़ी, क्या लगता है कौन सी ऐसी चीजें ज्यादा इफेक्ट होंगी, या फिर जो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं? क्योंकि हमने पहले भी जिक्र किया, चाहे हम बात रतलाम लोकसभा सीट की बात कर लें, मंदसौर की बात कर लें, कई ऐसी सीटें हैं कि जो आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं। किस तरह की चीजें रह सकती हैं आशीष जी जो जनता तक असर करें? देखिए, जनता तक असर तो वही मुद्दे करेंगे जो जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से है, उनकी परेशानियों से है, उनकी सुख सुविधाओं से छूते हुए हो, वही मुद्दे असर करेंगे। क्योंकि ये आदिवासी सीटें जो हैं, खासतौर पर जो आदिवासी मतदाता है, अगर इन सीटों के शहरी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, आदिवासी मतदाता हैं, वो बहुत ज्यादा ऐसे जो मुद्दे होते हैं जिन पर बात होती है, वो बहुत सारे मुद्दे उनको असर नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो पूरा चुनाव दिख रहा है, उस चुनाव में देखिए संविधान का जो मुद्दा है, लोकतंत्र और संविधान का जो मुद्दा है, इन सारे मुद्दों में वो एक मुद्दा है जो लोगों के मन में आ रहा है। लोग इस पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो संविधान, जो कांग्रेस कहती है संविधान बचाने का मामला है और वो अपने दावे करते हैं, इसी तरह भाजपा कहती है कि वो संविधान को अपनी तरीके से संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, या जो संविधान को लेकर जो बेसिक जो वो जातिगत जनगणना और आरक्षण की भी बात कर रहे हैं आशीष जी, वो जातिगत जनगणना और आरक्षण की भी बात कर रहे हैं। हेलो, वो जातिगत जनगणना और आरक्षण की भी बात कर रहे हैं इसके साथ ही। बिल्कुल, जातिगत जनगणना की बात जो है, आदिवासियों और बाकी जो कमजोर वर्ग हैं उनमें भी उनकी बेहतरी के लिए यदि होती है तो वो मुद्दा भी आदिवासियों के लिए उस वर्ग में क्लिक हो सकता है, क्योंकि आर्थिक तरक्की की बात है, संविधान को बचाने की बात है, ये जो कुछ मुद्दे हैं, ये मुद्दे लोगों को, जो वो क्षेत्र है वहां के लोगों का जिस तरह का विचार है, मानस होता है, उस पर ये बातें असर करती हैं। या तो उसको बचाने की बात होती है, दोनों तरफ से जो बातें हो रही है इस मामले को लेकर के, उसको आदमी गौर से सुनता है। लेकिन और बाकी जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बातें हैं, या इस तरह की जो बड़ी और स्थूल बातें हैं, ये बातें बहुत जो आम वर्ग है उस पर ध्यान नहीं देता। वो इन्हीं बातों पर ध्यान देता है जो सीधे उसको छूती है, या उनके अधिकारों को बचाती हैं, या अधिकारों को छीनती है। ऐसी कोई अगर बात होती है, या महंगाई है, या बेरोजगारी, यही जो बेसिक मुद्दे हैं, और उसके आसपास का जो पूरा एक जो घेरा है, बस उतना ही जो मुद्दा है, खासतौर पर ये जिस बेल्ट में चुनाव हो रहा है वहां पर यही मुद्दा चलेगा। और इसके अलावा जो उनके बुनियादी मुद्दे हैं उन पर ही बात अगर राजनीतिक दल करेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली। मुझे लगता है बेहतर बात आशीष जी कर रहे हैं कि जो बुनियादी मुद्दे हैं और जो सीधे जनता से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जब हम बात लगातार करते हैं कि तमाम सारे इस लोकसभा जो सीटें हैं, आदिवासी क्षेत्र भी है, दलित वर्ग की भी अहम भूमिका में, सीधे एक बार फिर प्रियंका जी के पास में आता हूं। प्रियंका जी, ये बिल्कुल से जिस तरह से आप कह रही हो बिल्कुल सही भी है कि 19 में सभी सीटें आपके पास थी, एक सीट अगर छोड़ दिया जाए 9, ये 8 सीटें भी आपके पास में थी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर, जिसमें पहले भी कहा आशीष जी से मैंने कहा कि कई सीट्स ऐसी है जिसमें आदिवासी वर्ग का ज़्यादा असर है, दलित वर्ग का ज़्यादा असर है, और लगातार देखा जाए विधानसभा चुनाव के कई साल पहले से, चाहे पैसा कानून की बात की जाए, आप लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रही, या जो आदिवासी महापुरुष है, महानायक है, उनके नाम पर चाहे स्मारक बनाने की बात हो, दलितों के लिए मंदिर बनाने की सागर में बात हो। लेकिन विधानसभा चुनाव में आपको ऐतिहासिक सफलता मिली, नो डाउट, लेकिन उस वर्ग का उतना आशीर्वाद नहीं मिला। जब हम धार की बात करते हैं तो धार में वो आशीर्वाद आपको नहीं मिला विधानसभा चुनाव में। तो कैसे इस वर्ग तक पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या कुछ इसको लेकर कि नहीं अब बेहतर तरीके से उनके और नजदीक तक पहुंचा जाए, उसका असर आपको लोकसभा चुनाव में दिखे? देखिए,
डबल इंजन की सरकार के ऊपर हर वर्ग को विश्वास है कि किस तरीके से कौन उनके हित में बात करता है और कौन उनको सिर्फ एक भ्रामक जानकारी पहुंचाता है। जातिवाद की राजनीति करना और उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक समझने की राजनीति करते हुए चली हुई कांग्रेस पार्टी आज तक सिर्फ उन्हें जुमलेबाजी में ही उलझा चुकी है। जो हम मूलभूत सुविधाओं तक से उनको वंचित रखा गया था, उनका कल्याण कर पाना मुश्किल नहीं है। आज उन्हीं का, जिसको ये लोग अपने एक दंभ के साथ कहते थे ये हमारा स्थायी वोटर है, ये इनके शब्द हुआ करते थे, क्योंकि उनको सिर्फ एक मतदाता समझ के या उसे वोट बैंक समझ करके उपयोग करते चले आए। परंतु किस प्रकार से इन्होंने महिलाओं के ऊपर भी या उनकी जो शोषण किया है वो सभी ने जग जाहिर है, उसमें किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। माधवी साके जी का मामला, इस मामले में ज्वलंत मुद्दा है कि बाबूलाल चंदेल जी के ऊपर इन्होंने आज तक पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी, जबकि उनके ऊपर एट्रोसिटी में मामला कायम किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, वनाधिकार कानून के अंतर्गत 3 लाख से अधिक पट्टे आज स्वीकृत किए जा चुके हैं। इससे ज्यादा अगर बात करें, जो 35,000 से ज्यादा जो निरस्त दावे थे उनको मान्य किया गया और उनको अधिकार दिए गए हैं। करोड़ों रुपए की स्कॉलरशिप्स बच्चों को और शिक्षा के ऊपर आज खर्च की जा रही है, जो डायरेक्ट उनके खातों में डीबीटी होती है, उसका बेनिफिट उनके पास पहुंचता है। इस पर भी बाबूलाल चंदेल जी ने स्पष्ट कह दिया था कि इन्हें सीधे पैसा ना दिया जाए, ये दारू पी करके बर्बाद कर देते हैं। इनके नेताओं की जो बड़बोलेपन है, ये जिस प्रकार से ये लोग इन समाज के लिए ये भाषा उपयोग करते हैं, वो सबने देखा। और यही एक कारण रहा है कि जिस जनता को ये लोग कहते हैं कि अगर हम टंटिया मामा की बात करें या बिरसा मुंडा जी की बात करें या भी हमारे जो बीका देवी है उनके सम्मान की बात करें या कमलापति स्टेशन को लेकर के जिस प्रकार से इन लोगों ने उनके लिए टिप्पणियां की है, ये सारी चीजें उस समुदाय विशेष ने भी देखी है कि किसने उनके सच में वीर और वीरांगनाओं को सम्मान दिया है, या सिर्फ आज तक जिन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी करते चले आए हैं, ये सभी को स्पष्ट है। इसके चलिए मैं वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट्स में शैलेंद्र पटेल जी से ले लेता हूं। शैलेंद्र पटेल साहब, क्या कांग्रेस ये मानकर चल रही है संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, जातिगत, दूसरी तरफ जातिगत जनगणना, आरक्षण, यही मुद्दे असर करेंगे इन लोकसभा सीटों पर, या फिर कुछ यहाँ के लिए कुछ अलग प्लान है कांग्रेस का? सबसे बड़ी बात है, हमारा देश संविधान से चलता है और जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उनके आरएसएस के प्रमुख ये संविधान की और आरक्षण को खत्म करने की बातें करते हैं, तो ये उनके अंतरात्मा की जो बात है वो सामने आती है। कहीं ना कहीं जो बातें उनके सिनेरियो में चलती है, उनकी आगे की पॉलिसी को समझ में आता है। वो संविधान की रक्षा करना आपका हमारा सबका फर्ज बनता है। तो इस जो देश संविधान से चलता है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से बदलना चाहती है। रही बात, हमेशा कांग्रेस का मत ये रहा कि जो पीछे रह गए उनको आगे लेके जाए। अब इन जो 8 जगह चुनाव हो रहे हैं, 3 जगह आदिवासी क्षेत्र हैं, 2 जगह अनुसूचित जाति के क्षेत्र हैं और 3 जगह नॉर्मल जो हमारे सामान्य वर्ग की सीटें हैं, हम जिनको नॉन रिजर्व सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। मुद्दे वही हैं, लेकिन ये कहने की बात है कि इन मुद्दों के अलावा देश में आज महंगाई का मुद्दा अपनी जगह, भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो अपनी जगह, बेरोजगारी का मुद्दा अपनी जगह, किसानों की आय दुगनी करने का मुद्दा अपनी जगह, ये सारे रिलेवेंट हैं। लेकिन इससे हट के जब संविधान की ये बात करेंगे, और जो राहुल जी ने बात कही है कि आज देखा जा रहा है कि अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, ये डिफरेंसेस जो कहीं ना कहीं खत्म करने की हमें आवश्यकता है। और जो जिस जाति को क्या उसको उतना अधिकार मिल पा रहा है, क्या आज भी बहुत से लोग पीछे रह गए हैं, क्या उनको आगे लाने का काम जो सरकार में रह रहे, कोई भी पार्टी हो, उनका ये काम हो, तो एक तरीके से जब ये सारे डाटा आएंगे तो बेहतर तरीके से योजना बन पाएगी। और नीति आयोग जैसा हमारा आयोग है, इस तरह में इन सब डाटा को इंक्लूड करेंगे तो हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके, और जो वंचित लोग हैं, जो पीछे रह गए हैं, जो आज भी गरीबी में है, उनको आगे लेके आए। ये सारे का सारा राहुल जी कह रहे हैं और उसी की आज संघर्ष है वो लगातार कर रहे हैं। और ये बात इसलिए वो कह पा रहे हैं कि लगातार उन्होंने पद यात्रा की, न्याय यात्रा निकाली, लोगों का फीडबैक आया और जो फीडबैक आया उसी के अनुसार उन्होंने न्याय पत्र बना के आज जनता के सामने रखा हुआ है कि भैया जो बात 2 करोड़ की नौकरी करने वाले 30 लाख पद तो आज केंद्र सरकार की खाली है। तो ये विषमता है, इनको दूर करने की बात है। और निश्चित रूप से आज जनता कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर, जो मतदाता हैं वो जागरूक हैं, और जो अति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आज ये दबी जुबान में बात हो गई कि अब बहुत अति होने लगी है, हमें बदलना होगा, नहीं तो शायद जो इनके इंटेंशन है इंदौर जैसे दिखेंगे, तो कहीं हमारा मत का अधिकार भी है ना छीन ले, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी इनका वो है। चलिए, वक्त की कमी है। प्रियंका जी कुछ कहना चाहेंगे? 30 सेकंड में अपनी बात रख जी, प्रियंका जी बात रख लीजिए, 30 सेकंड में, वक्त की चूंकि कमी है। बार बार काला कानून, अगर हम बात करें इमरजेंसी आपातकाल लगाने वाली सरकारें
बार बार सरकार को गिराने वाले, चलती हुई सरकार को गिराने वाले लोग, 106 बार भारतीय अगर संविधान में अमेंडमेंट करने वाले लोग आज लोकतंत्र के बारे में चिंता करते हैं, तो लगता है कि हमारी सरकार सफल हुई है कि ये लोग लोकतंत्र के बारे में सोचने लगे। अभी तो हम उसी संविधान को लागू कर रहे हैं जो आपने बनाया है और आपका दिया हुआ है, उसी के अनुसार चल रहे हैं। इसलिए 2 लाइन कह सकते हैं कि बेटा ना, कहते ना, बाप ना मारे चिड़िया और बेटा तीरंदाज। तो अभी तक खुद से कुछ भी नहीं हुआ था। चलिए, कुछ सैलन जी भी कह रहा है। सैलन जी कह लीजिए, 20 सेकंड में। संविधान ने अधिकार दिया आप और हमको, जी। हम बात कर सके, चर्चा कर सके, आशीष भाई बात कर सके, आप कर सके, मैं कर सकूं। आज वही खतरे में है कहीं ना कहीं प्रियंका जी, से रक्षा करने का काम आपका भी है। और आपने धन्यवाद, आपने माना कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान दिया, जिस संविधान के अंतर्गत आज ये चुनाव हो रहे हैं, उसी संविधान की हमें चिंता है। जवाब दीजिए। चलिए, क्योंकि वक्त की कमी है और जो ये रण है और जो आखिरी का चरण है निश्चित तौर पर अहम होने वाला है, खास होने वाला है। तीनों मेहमानों का मैं धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। तो मध्य प्रदेश में 4 चरणों में जिस तरह से चुनाव, 3 चरण पूरे हो चुके हैं, 21 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है और अभी जो आखिरी चरण है एमपी के रण का जो आखिरी चरण है, उसमें 8 लोकसभा सीटों पर अभी वोट डाले जाना है। खास तौर पर मालवा और निवाड़ की ये लोकसभा की सीटें हैं और उसी के लिए चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस, पूरा दमखम, पूरा जोर अंतिम चरण में लगा रहे हैं। आई इंडियन लाइव से बस इतना ही। आई 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।